असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबीइंग पार्ट 2 है बायोफिजिकल मॉनिटरिंग। आपको पार्ट 1 देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबीइंग। सो पिछले क्लास में हम लोग क्लिनिकल मॉनिटरिंग के बारे में देख लिया। सो इस वीडियो पे बायोफिजिकल मॉनिटरिंग के बारे में देखेंगे एंड अगले वीडियो पे ये बायोकेमिकल मॉनिटरिंग के बारे में देखेंगे। व्हाट इज दिस बायोफिजिकल मॉनिटरिंग? फिजिक मतलब वही शरीर है, शारीरिक बोलता है ना। तो बायोफिजिकल मॉनिटरिंग का जो मेन प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पर, जो यूट्रस से जो प्लासेंटा को ब्लड जो जाने वाली है वो सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है वो देखना है। यही है मेन इसका जो प्रिंसिपल है, राइट। सपोज ये ब्लड एडिक्वेटली जाता है तो वो सफिशिएंट है। सपोज इनसफिशिएंट है मतलब यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी कहता है। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, प्लासेंटा से बच्चे को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा ही है ना। तो उसके लिए कुछ जांच करता है तो वो टेस्ट इसमें आती है। सो मेनली क्या है इस टेस्ट क्या बेसिस है, जो सीएनएस होता है ना बच्चे को, जो फीटल नर्वस सिस्टम, ओके, उसी को वो इनिशिएट करता है, मॉड्यूलेट करता है और रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि जो सीएनएस है थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है ना तो तुरंत बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तुरंत उसकी जो वाइटल पैरामीटर्स है ना वो पूरी बदल जाती है। तो इसीलिए ये बायोफिजिकल मॉनिटरिंग इज बेस्ड अपॉन द सीएनएस, फीटल का जो सीएनएस की सिस्टम की बेसिस में है। फॉर एग्जाम्पल पहले हाइपोक्सिया आएगा, मीन्स बच्चों को फीटस को जो ऑक्सीजन उसका टिश्यूज में कम होगा और उसके धीरे धीरे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होंगे। ओके, एसिडोसिस मतलब पीएच वगैरह तो कम हो जाती है। ओके, उसके बाद सीएनएस का डिप्रेशन हो जाएगा। जैसे डिप्रेशन हो गए तो बच्चे को जो भी वाइटल पैरामीटर सब कुछ वो बदल जाती है। जो बायो फिजिकल टेस्ट में नाउटो है उसमें क्या क्या देखेंगे, फीटल मूवमेंट काउंट होती है, दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी होती है और तीसरा कार्डियोटोकोग्राफी, चौथी जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट। कार्डियोटोकोग्राफी और नॉन स्ट्रेस टेस्ट का इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वाइब्रो एक्वेस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट और कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, फाइनली amniotic फ्लूइड वॉल्यूम। ये सब कुछ इसमें है, बट स्पेसिफिकली जब फीटस की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मॉनिटरिंग करना है, वो स्पेसिफिकली चूज किया जाएगा। ओके, इतना एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट दी एफएचआर, फीटल हार्ट रेट के बारे में चेक करेंगे। नॉर्मली ये कहाँ चेक करते हैं फीटल हार्ट रेट को? बाय स्टेथोस्कोप चेक करता है, वो भी बैक, वो भी अपर मतलब चेस्ट के पीछे में उसको लगा के देखता है। और फिटोस्कोप है, ये पीनट्स फिटोस्कोप है, ये भी एग्जामिनेशन की जो ट्रे है ना उसमें ये रहेगा। इसको फिटोस्कोप भी कहता है, पिनॉट स्टेथोस्कोप भी कहते हैं, जो भी है। सो इट इज फिटोस्कोप। और ये है हैंड हेल्ड डॉपलर फॉर रेट रिदम एंड इंटेंसिटी। ये देखो ये वाला जो डॉपलर है, ओके, इसको ऑन कर दिया, यहाँ पर एफएचआर है, यहाँ टक टक करके साउंड सुनाई देगा। इसमें क्लियरिटी भी पता चलेगा वो कितना रेट है, मतलब 1 मिनट में कितना है, वहां पर मॉनिटरिंग में वहां पर लिखा रहेगा। और रिदम जैसे कंटिन्यूसली हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। इंटेंसिटी जितना साउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल ढप ढप करके सुन रहे हैं वो अलग है, टप टप करके सुन रहे हैं, मतलब कुछ तो साउंड डिफरेंस होगा, मतलब द डेप्थ, मतलब जगह गहराई होगा। बट एक एक थिंग यू हैव टू मेक श्योर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सामान वगैरह यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल टीवी है, मोबाइल है, तो वो बहुत ज़्यादा पास में रहेगा ना, इसका जो वैल्यूज़ है वो मॉनिटर होता है। आई थिंक मिनिमम ऑफ 2 to 5 मीटर्स की दूर होना चाहिए, वो सब कुछ पास में रहेगा ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ऑस्कल्टेशन मीन्स जो एफएचआर जो सुनता है वो 60 सेकेंड होना चाहिए, उसके कम नहीं। जब न्यू बॉर्न रिससिटेशन होता है ना उसमें क्या करेगा, ओनली 6 सेकेंड्स उसको चेक किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 आपको मिल जाएगा। बिकॉज बच्चे को एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय में।
बट यहाँ पर जो ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली करेंगे तभी तो पता चलेगा वो रेगुलर है इरेगुलर है कैसे क्या है वो जांचने के लिए। और ये कब करना पड़ेगा? इट इज बिफोर और इमीडिएटली फॉलोइंग यूट्राइन कंट्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि यूट्राइन कंट्रैक्शंस होता है ना, ये कैसे चेक किया जाता है? ठीक है, जो पेशेंट यहाँ पर लेटा है, सो यहाँ पर इसको जो कंट्रैक्शन आते समय में हाथ लगा के देखेंगे तो वो देखना पड़ता है कितना टाइट हो रहा है, तो वो कंट्रैक्शन कहता है। सो ये कंट्रैक्शन होते समय में क्या होगा, FHR 15 बीट्स आसपास में बढ़ेगा। तो इसीलिए बोलता है कंट्रैक्शन आने के पहले, तो कंट्रैक्शन नहीं है कैसे पता चलेगा? ये पूरा टाइट नहीं होगा, रिलैक्स होगा। और कंट्रैक्शन आके चले गया तब आपको FHR चेक करना है, सो वो सही रहेगा, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम। सो नॉर्मल FHR जो होती है 110 to 160 बीट्स पर मिनट। ओके, इट इज अंडर लिखा है, दिस इज रॉन्ग। सो 120 टू इट इज 160 बीट्स पर मिनट होता है, एवरेज में 140 बीट्स पर मिनट। सो अब ये देखो याद रखना, ये बीट्स है, बिकॉज ये रेट है, हार्ट रेट है, राइट? आपको रेस्पिरेशन होगा तो वो अलग होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू हैव टू राइट बीट्स पर मिनट। ओके, कभी कभी जो फीटल टैकीकार्डिया होती है, टैकी का मतलब क्या होता है? फास्ट, और ज़्यादा 100 के आसपास में जो उसको फीटल हार्ट रेट होगी, नॉट फॉर 100, ऑलरेडी 100 टू 160 इज नॉर्मल, बट ये 160 के ऊपर होगा। ओके, टैकीकार्डिया, कार्डिया माने इट इज हार्ट, टैकी माने फास्ट। ओके, इट्स मोर देन 160 बीट्स पर मिनट। ड्रग्स जो है, कुछ कुछ ड्रग्स होती है, ओके, जैसे बीटा सिम्प्टोमेटिक एजेंट्स जो होती है, एक्चुअली वो प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए मदद करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसॉक्स सुप्राइन कहते हैं इसको, डिओडोलिन का एक टैबलेट आती है, ये कॉमनली चलेगा हॉस्पिटल में, जब भी OBG वार्ड में जाएंगे ये वाला दवाई चलती है, जिसका प्री टर्म लेबर है। व्हाट इज प्री टर्म लेबर? इज लेस देन 37 वीक्स के पहले आई, उसको कुछ दवाई देते हैं, दर्द वगैरह थोड़ा से पोस्टपोन्ड हो जाए, और उसके बाद 37 वीक्स हो जाए, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी करना। तो उस दवाई के कारण से टैकीकार्डिया होने का चांसेस होता है। और दूसरा अट्रोपिन का कारण से, अट्रोपिन ज्यादातर नहीं यूज होता है, बट इन्फेक्शन के कारण से बोथ माँ का और बच्चे को, ओके, कैसे इन्फेक्शन हो सकता है? हो सकता है माँ का प्लासेंटा का दूध पहुंच गया, नहीं तो जो amniotic जो मेम्ब्रेन है वो फट गया, उसका अंदर में इन्फेक्शन हो गया। तो दोनों कारण हो सकता है। अनीमिया, माँ की ब्लड है ही नहीं, राइट, और माँ की नहीं है तो बच्चे को कैसे फिर जाएगा? सो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम है। सो अनीमिया ज्यादा चांसेस होते हैं टैकीकार्डिया के लिए। और फीटल हाइपोक्सिया मीन्स फीटल का जो टिश्यूज में ऑक्सीजन की मात्रा SpO2 कम है। और ब्रैडी, ब्रैडी मतलब जो कारण है, ब्रैडी कार्डिया का क्या क्या कारण है? ब्रैडी मतलब स्लो, स्लो हार्ट रेट, दैट इज इट इज लेस देन 110 बीट्स पर मिनट। क्या क्या कारण हो सकता है? सेम टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी है, एसिडोसिस, पीएच जो है वो कम है, स्पेशली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है। उसमें अंतर क्या है मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में? कोई कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज है, और वो ये आगे पीछे बढ़ता है, मतलब जिसमें एक में बढ़ेगा एक में कम होगा, तो उसी के बेसिस में उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। ओके, सो फीटल सेप्सिस मतलब फीटल में इन्फेक्शन हुआ है, कोई अनॉमलीज है, तो उस समय में होगा। और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स भी होती है। लोकल एनेस्थीसिया क्या है? एपिड्यूरल अनाल्जेसिया। एपिड्यूरल अनाल्जेसिया ये कब देता है? लेबर का समय में पेशेंट को लेबर का पेन कम करवाने के लिए देता है। हमारे देश में नहीं देता है, और मोस्टली अच्छा जगह मतलब टर्शरी हॉस्पिटल्स है, सो हाई फंडा है, तो वहीं पर एपिड्यूरल अनाल्जेसिया देते हैं, क्योंकि लेबर पेन ऐसी पेन है ना, उसको कम करवाने के लिए कुछ तो दवाई चाहिए ना, सो ये देने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सो व्हाट इज एपिड्यूरल? पता याद है, मेनिंजस में 3 लेयर्स होता है, आउटर मोस्ट लेयर है ये ड्यूरा होता है, राइट, बीच में जो अरेक्नॉइड होता है, और अंदर जो पाया मैटर होता है। सो जो मेनिंजस की जो आउटर मोस्ट लेयर में, ये यहाँ पर हल्का से एक बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई व्हाट इज दैट, इन इनलेट, नॉट इनलेट, इनसाइड, ओके, सो वो लगा के उसको IV फ्लूइड से कनेक्ट करवा देता है, और IV फ्लूइड्स में उसको अनाल्जेसिया देने के बाद ये धीरे धीरे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होगा, तो पेशेंट में दर्द कम होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ये हो सकता है, एक एक कारण है ये, ओके। बाकी जो माँ का
पैथरिन इंजेक्शन लिए, ये भी दर्द की दवा है, आराम से सोएगी। और एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रोपोनोलॉल और मीथाइल-डोपा। ओके, जो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी इज मीथाइल-डोपा। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट भी एक कारण हो सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्यों? क्योंकि वो पूरा वैसोडाइलेटेशन करते हैं, इसीलिए। जो फीटल हार्ट कंडक्शन डिफेक्ट होने का चांसेस होते हैं एसएलई में। ओके, फीटल हार्ट की कुछ वो है ना, साइनोएट्रियल नोड से फिर वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना। तो तो वो प्रॉब्लम है एसएलई पे, तो उसी के कारण से भी हो सकता है। ये पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कुछ पढ़ेंगे सो दैट ये बार बार ये टर्म्स आती है ना, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए। ओके, पहला चीज है ये फीटल हार्ट रेट की जो कैटेगराइजेशन, ये मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटर करते समय में क्या करता है? ओके, नंबर वन जो फीचर है बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन मतलब बीट्स पर मिनट कितना होता है। और दूसरा है वेरिएबिलिटी, मतलब नॉर्मल से इतना अधिक जाए, इतना कम जाए, ये वेरिएबल कहता है। मतलब वेरिएबल मतलब इट चेंजेस, राइट। सो थोड़ा अधिक थोड़ा कम कोई नॉर्मल मानता है। डिसलरेशन का मतलब जो है हार्ट रेट पूरा कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब वही बढ़ता है, राइट। सो ये फोर फीचर्स होती है, राइट। ये फोर फीचर्स की बेसिस में वो बाकी मॉनिटरिंग जो भी है, कार्डियोटोकोग्राफी का मॉनिटरिंग और ये मॉनिटरिंग, जो भी मॉनिटरिंग, ये सब कुछ इसी का बेसिस में होता है। चार फीचर्स के ऊपर होता है। इसमें क्या क्या चेक करेंगे? एक नॉर्मल चेक करेंगे, एक अपनॉर्मल चेक करेंगे। ये नॉर्मल भी नहीं है, ये अपनॉर्मल के बीच में लटका है, राइट। सो ओके, नॉर्मल को रीअश्योरिंग कहता है, राइट। बट बात ये है नॉर्मल से अधिक है बट अबनॉर्मल नहीं है, उसको नॉन रीअश्योरिंग कहता है। और अबनॉर्मल एकदम अबनॉर्मल है। ओके, पहला में नॉर्मल रीअश्योरिंग में हार्ट रेट कितना होना चाहिए? बेस लाइन का मतलब कितना होना चाहिए? मतलब बेस लाइन मतलब जो बंदे को कंटिन्यूअसली वही चलते रहेगा, राइट। बेस लाइन थोड़ा बहुत आगे चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बात है जो बेस लाइन होती है ये 100 से 160 हो सकता है। सो हमने पढ़ा था जो नॉर्मल एवरेज कितना होता है 140 बीट्स पर मिनट होता है। सो 100 टू 160 के रेंज में ये बेस लाइन चलता है, दिस इज नॉर्मल। ओके, एंड नॉन रीएश्योरिंग में क्या होता है? इट इज 161 टू 180। सो ये 60 क्या है? ये देखो थोड़ा बड़ा है। बट अब किसको कहता है? 180 के ऊपर एट द सेम टाइम लेस देन 100 के जो नीचे होता है जो हार्ट रेट, उसको अब कहता है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने वही बोला ना, थोड़ा बहुत आगे और पीछे। ओके, जो हार्ट रेट के साथ 5 के ऊपर जो हार्ट रेट बढ़ती है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को 140 हो रहा है तो 5 बीच में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है 145, उसको माँ का दर्द आ रही है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही है, तो उसी समय में 145 ठीक है। बट वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कोई गड़बड़ है। वो भी 30 से लेकर 90 मिनट्स तक, मतलब आधा घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक उसको कम हो रहा है, इसका मतलब ये अबनॉर्मल, मतलब गड़बड़ है। ओके, डाउट है, देखना पड़ेगा। अबनॉर्मल जिसको कहते हैं 5 बीट्स के कम और ज्यादा 90 मिनट्स के ऊपर। ओके, डिसलरेशन, नॉर्मल में डिसलरेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब डिसलरेशन फिटल हार्ट का जो कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, प्लासेंटा से बच्चे को ब्लड नहीं पहुंचा है। सो ओके, अर्ली डिसलरेशन होती है। अर्ली का मतलब है जो माँ का दर्द हुआ, ओके, और बच्चे को जो हार्ट रेट है अचानक यहाँ पास में, मतलब एकदम इमीडिएटली जैसे दर्द हुआ और तुरंत उसको थोड़ा बहुत हल्का हुआ, उसके बाद उसको नॉर्मल हो गया। ये कुछ कारण के लिए हो सकता है। सो ये अर्ली डिसलरेशन, दिस इज ऑल्सो फाइन, कुछ तो कुछ है बट इतना खराब नहीं है, बच्चा ठीक ठाक है। बट डिसलरेशन जो नॉन रीअश्योरिंग में ना, देखो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो सकता है, वापस भी आ सकता है ना। उसका लेट डिसलरेशन भी हो सकता है, मतलब जो कंट्रैक्शंस हुई है और उसके बहुत देर के बाद उसको लेट में आया, राइट, इसको लेट डिसलरेशन कहते हैं। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, बस कुछ नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लेट डिसलरेशन पे। अबनॉर्मल में एक्सट्रीमली अबनॉर्मल 2 मिनट के ऊपर उसको पूरी हार्ट कंटिन्यूसली उसको डिसलरेशन हो रहा है, नहीं तो आधा घंटा में उसको लेट डिसलरेशन मतलब ज्यादा हो रही है, तो इस प्रकार की पूरी अबनॉर्मली होगा।
Okay, fine. I'm not going to go in detail about that. Acceleration. So acceleration क्या है? Normal होना चाहिए. ओके, नॉर्मल में एक्सेलरेशन होना चाहिए. कब होगी एक्सेलरेशन? जब माँ का दर्द बढ़ेगी, तब उसको बच्चे को हार्ट रेट भी बढ़ेगी, वो भी 15-20 आसपास में बढ़ेगी. ओके, जो नॉर्मल बस बता रही हूँ, ठीक है. जो बेस लाइन हम लोग ने देख लिया. नंबर 1 फ्यूचर, नंबर 2 वेरिएबिलिटी, नंबर 3 डिसलेरेशन मतलब कम होती है हार्ट रेट, एक्सेलरेशन मतलब ज़्यादा होती है. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल 100 से 60 होती है. और वेरिएबिलिटी मतलब ये बढ़ भी सकता है, मतलब एज आई टोल्ड यू 140 हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है और माइनस भी हो सकता है. ओके, +5 भी हो सकता है, ना तो वो -5 भी हो सकता है. वो नॉर्मल माना जाता है. तो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ये कब करता है? ये जब माँ का यूट्राइन कंट्रैक्शंस होगी तभी करेगा, बाकी टाइम में नहीं करेगा. ठीक है. ओके, डिसेलरेशन जो होता है, नन मतलब 0 होना ही नहीं चाहिए. एंड अर्ली होगा जो स्टार्टिंग में माँ का दर्द हुई और बच्चे को जो हार्ट बीट कम हुई. ओके, नॉर्मल से कम हुई. एक्सेलरेशन मतलब ये भी दर्द बढ़ना चाहिए, माँ का दर्द भी, यूट्राइन कंट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट भी बढ़ना चाहिए. सो यहाँ पर आपको नॉर्मल किसको कहता है, ये चारों फीचर्स है. नंबर 1 बेसलाइन देगा, नंबर 2 एफएचआर देगा, सॉरी बेसलाइन एफएचआर देगा, नंबर 2 वेरिएबिलिटी देगा, नंबर 3 डिसलरेशन देगा, नंबर 4 एक्सेलरेशन देगा. सो नॉर्मल में ऑल 4 फीचर्स को होना ही चाहिए. मीन्स दिस इज, वेट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ये 4 फीचर्स नॉर्मल होना ही चाहिए. इन केस एक में गड़बड़ है तो बाकी सब है सस्पिशियस, मतलब इसका डाउट है, उसको देखभाल करना पड़ेगा. पैथोलॉजिकल मतलब अब नॉर्मली 2 से अधिक हो रहा है, 2 मतलब इस चारों में 2 में कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब बच्चे को ध्यान देना है. सो दिस इज मोस्टली डॉक्टर लोग का काम है, बट हम लोग को भी कुछ पढ़ेंगे ना, तो वहीं पर जो व्हाट इज दैट, जो शीट्स वगैरह जो मिलती है पढ़ते समय में कुछ आइडिया आ जाएगा. सो बट दिस इज कम्स अंडर द एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग, इसमें पर्टिकुलर लिखा गया था इसमें. तो आपको ये बेसिक पता होना ही चाहिए, तभी आपको बाकी एनएसडी ये सब कुछ सिलेबस में है. आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ सिलेबस. ओके, फीटल मूवमेंट जो होता है, कार्डियक काउंट 10 फॉर्मूला जो होती है उसका, 10 का मतलब 10, जो नाम है बंदा जो ने दिया है कार्डियक है उसका नाम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये फॉर्मूला क्या होता है जिसको मैं बता रही हूँ, जैसे सुबह, ओके, सुबह वो उठी, राइट, और उसके बाद शाम, मतलब सुबह उठने के बाद वो 10 फीटल मूवमेंट्स उसको पता होना चाहिए. मतलब पर्सिव मतलब वो पता होना चाहिए, मतलब फील होना चाहिए उसको. Minimum 10 प्रतिदिन is normal. See, look at this one, this images. Look at this. This is the fetal movements. ये fetal movements माँ को पता चल जाती है कहाँ मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो कब रिपोर्ट करना पड़ेगा? जब उसको 10 मूवमेंट्स की कमी है. कितना घंटा में? 12 घंटा में 10 मूवमेंट्स की कमी है. और भी 2 दिन, मतलब आज भी कल भी, जो नेक्स्ट डे भी, राइट, ये 2 दिन में इसको 10 मूवमेंट्स की कम हो जा रहे हैं, तो इसको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा खत्म होने के भी चांसेस होती है. सो सपोज वो 12 घंटे में नो फीटल मूवमेंट्स पर से, मतलब पहचान नहीं पा रही है, ना फील हो पा रही है एक ही दिन में, इसका मतलब बच्चा अंदर खत्म है. ओके, यहाँ पर लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट. कितनी बार कितनी नर्सेस इसको पता होगा ये फीटल मूवमेंट्स मिनिमम 12 घंटे में 10 होना चाहिए, राइट. बट बात ये है, आई हैव सीन वही नर्सेस की भी बच्चे फीटल मूवमेंट्स की काउंट कम नहीं, मतलब काउंट नहीं कर पा रही थी, अल्टीमेटली वो एक्सपायर भी हो गया. डेली फीटल मूवमेंट काउंट होता है, डेली का मतलब रोज फीटल मूवमेंट काउंट करता है, दैट इज डीएफएमसी कहता है. सो ये क्या ऐसे करता है, एक एक घंटा सुबह, एएम कहते हैं ना, एएम लिखा देखो, सुबह, एक पहर नून, और एक घंटा शाम को. ये देखो यहाँ पर चार्ट में देखो, ये 8 से 9, और यहाँ 2 से 3, और ये है तो कुछ टाइम दिया 8 से 9. तो ये एक एक घंटा के लिए चेक करना पड़ता है. इस प्रकार की कोई हॉस्पिटल में दिया जाता, बट हमारा हॉस्पिटल में ये
है नहीं, बट ये पेशेंट को जिसको प्रॉब्लम है उसी के लिए दिया जाता है ये। अच्छा, इसका मतलब हम लोग 3 घंटा वो पेशेंट को काउंट करने के लिए बोलेंगे। हर लोग को करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पता, ओनली 3 बार। ओके, 3 घंटा में उसको करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, जिसकी प्रॉब्लम है उसी के लिए ही करना है। अदरवाइज बच्चे को फीटल मूवमेंट्स पता चल जाती, खाना खाने के बाद आराम से उसको पता चल जाती, जब माँ सोती है उसी समय में भी पता चल जाती है। सो ये 3 घंटा है, 3 hours मीन्स 1 घंटा में, ओके, 1 hour में 3 मूवमेंट्स होना चाहिए। सो हम लोग ने कितना घंटा देखा, 3 घंटा देखा। सो यहाँ 3 नहीं दिया गया, 4 दिया गया, ये 12 तक मान के चलो। बस टोटली ये कैलकुलेट करेंगे, 10 टो किक्स बच्चों का जो मूवमेंट है वो होना चाहिए। सेम कार्डिफ 10 भी वही है, इसमें भी वही है, घूम फिर के वहीं पर आ रहे हैं। 10 मूवमेंट प्रति 12 घंटा में फीटल मूवमेंट्स होना चाहिए। सपोज वो 10 घंटे के नीचे है 12 घंटा में, उसको फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, फीटल कॉम्प्रोमाइज भी कहते हैं उसको। सो द काउंट कब चेक करना पड़ता है, 28 हफ्ते के बाद आराम से पता चलेगा। जो जेस्टेशनल वीक्स जो होती है, 28 वीक्स के बाद पेशेंट को बोलेंगे चेक करो, बोलेंगे। अच्छा, चेक करते समय में कैसे चेक करेगी, वो क्या बोलेगी, 1 2 3 ऐसे बोलेगी, नहीं, इसको टैली कहते हैं ना। टैली में क्या करेगा, ऐसे ही लगेगा, आज का सुबह 9 बजे इसको स्टार्ट किया, 1 बार हो गया, फिर उसको फिर आइए मूवमेंट 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 1 घंटे में तो 3 बार तो होना चाहिए, 4 बार हो गया तो उसके पास खत्म, उसको बोलना कोई जरूरत नहीं है उसको काउंट करने के लिए, राइट। सो ओके, सो 28 हफ्ते बाद उसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फीटल मूवमेंट्स किसी किसी बीमारी में इंक्रीज होती है, जो से मेटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स 60 mg/dL के कम उसको ब्लड शुगर है, तो माँ को डबल लोग है ना, एक लोग तो है ही नहीं, सो बच्चों भी है तो उसको भी पिलाना पड़ेगा, तो इस समय में फीटल मूवमेंट ज्यादा होने के चांसेस होती है। फीटल मूवमेंट डिक्रीज कब होती है, कब कम होती है, जब बच्चे सोता है, क्या मालूम माँ का दवाई पिला दिया, मतलब कोई नींद का दवाई दे दिया, सेडेशन दे दिया, तो उस समय में सोता है, उस समय में हो सकता है। फीटल अनॉमलीज है, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, बिकॉज सीएनएस की प्रॉब्लम है, ये पूरी बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह गड़बड़ हो जाती है। ओके, एंड एंटीरियर प्लासेंटा जो लोकेशन है, एंटीरियर सामने, एकदम सामने रहेगा, तो चांसेस है मूवमेंट्स कम होने के लिए। हाइड्रोमिनोस, हाइड्रोअमिनोस का मतलब है, सो हाइड्रोमिनोस, ओके। सो ये हाइड्रोमिनस का मतलब ओलिगो हाइड्रोमिनस, वही तो 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, नहीं तो 2000 हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनस होता है। ओबेसिटी भी पता नहीं चलता है, ओबेसिटी में बच्चा बढ़ रहा भी पता नहीं चलती है, अलग बात है। ओके, ड्रग्स में नार्कोटिक्स, वही तो नींद की दवाई दे दी है उसी के कारण से। क्रॉनिक स्मोकिंग होती है, उसी समय में भी उनका मूवमेंट्स कम होगी। हाइपोक्सी, ऑक्सीजन की कमी। फाइनली लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट्स होगा विद इन 24 आवर्स, वो बच्चा खत्म हो जाएगा। ओके, लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट्स है तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, फीटल डिमाइस कहता है। फीटल डिमाइस मतलब बच्चे खत्म हो गया। सेकेंड है अल्ट्रासोनोग्राफी। सी, अल्ट्रा इट मीन्स लाइक साउंड वेव्स, बहुत अल्ट्रा, ओके। सोनो मतलब इट साउंड वेव्स के कारण से कटता है। यूजुअली अल्ट्रासोनोग्राफी ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाद में डिटेली पढ़ाएंगे, बट सिंपली ये फीटल वेलबींग में क्या रोल करता है वही बस बता देंगे। ओके, इसमें क्या चेक किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड पे आईयूजीआर चेक किया जाएगा। आईयूजीआर क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, राइट। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ओके। इसका जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स होता है, बाइपेरेटल डायमीटर, abdominal circumference, head circumference, fetal सॉरी फीमर लेंथ एंड amniotic फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें ये पांचों चीज आपको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड देखेंगे साइड में, लेफ्ट साइड में, इसको पूरा पूरा डिटेल दिया जाएगा। ये पूरा वो चेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल पिछला टाइम आया और इस टाइम में आया, थोड़ा वेरिएशन दिखाई देगा ना, तभी पता चलेगा तो बच्चे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, क्या हो रहा है करके, राइट। सो आईयूजीआर बेबी को पहचानने के लिए ये है। और अब्डोमिनल जो सर्कमफ्रेंस है ना, अब्डोमिनल जो सर्कमफ्रेंस मतलब अम्बलिकस टू अम्बलिकस, ओके, तो वो है फीटल का न्यूट्रिशन के बारे में क्लियरली समझाता है। सो
जैसे पिछले वीडियो में वही बोला ना, ए सिमेट्रिकल आईयूजीआर और सिमेट्रिकल आईयूजीआर। ए सिमेट्रिकल आईयूजीआर में क्या होगा, सो सिर बड़ा रहेगा, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस कम रहेगा। सो सिर का बड़ा है मतलब जो हेड सर्कम्फ्रेंस बड़ा रहेगा, बट जो पेट है कम है। ओके, बट सिमेट्रिकल में दोनों बराबर इक्वली सेम है, तो जितना होना चाहिए उतना है। सो ये फीटल न्यूट्रिशन को दर्शाता है, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस। सो बाइपेरेटल डायमीटर ये इतना बढ़ती है 1.7 mm पर वीक 34 वीक्स के बाद। फाइनली 34 वीक्स पे ये नॉर्मली 34 वीक्स पे इट शुड बी, आई मीन द रेशियो होता है हेड सर्कम्फ्रेंस विथ एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस। ये रेशियो में नॉर्मली 1 होना चाहिए। 1 के ऊपर 1.2 वगैरह इस प्रकार की ज्यादा जाएगी ना, इसका मतलब आईयूजीआर को सस्पेक्ट करता है, डाउट। सो अल्ट्रासोनोग्राफी में चेक करेंगे बच्चे को, क्या चेक किया जाएगा, बच्चे को ग्रोथ बड़ी है, उसका दिल धड़कन कैसा है, क्या है, कोई प्रॉब्लम क्या है, इस प्रकार के अल्ट्रासाउंड में चेक किया जाएगा। ये पिक्चर है अल्ट्रासाउंड की, देखो एक गोल है। सो दिस इज हेड सर्कम्फ्रेंस है। सो उन लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ पर ये बाइपेरेटल डायमीटर, उसको क्लिक करके उसको मार्क किया जाता है। सी लुक एट दिस वन, यहाँ साइड में है, इस साइड में है। मॉनिटरिंग इसका क्लियर उतना नहीं है। स्टमक का है, ये स्टमक का पता चला गया, एम्प्टी स्टमक, अम्बिलिकल वेन पता चला गया। सो ये है पूरा सर्कमफ्रेंस है। देखो फीमर लेंथ, सो लुक एट दिस वन, फीमर लेंथ। सो ये गोल है। सो इसका जो फीमर लेंथ मीन्स FL, AC, HC, बाइपेरल डायमीटर, ये सब बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं है, बहुत सिंपल टर्म्स है, बस आपको उसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो कार्डियो टोकोग्राफी, अच्छा इसका एक्सप्लेन कर देंगे। कार्डियो मतलब इसको बच्चे को फीटस की जो हार्ट है, मतलब फीटस के हार्ट कैसे पता चलेगा, FHR से पता चल जाएगा, फीटल हार्ट रेट से पता चलेगा। टोको मतलब है इट इज यूट्राइन कंट्रैक्शंस। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, यूट्राइन कंट्रैक्शंस कैसे चेक किया जाता है, पेशेंट को वो दर्द बोलेगी, सो उसको पेट के ऊपर हाथ लगा के देखेंगे तो वो टाइट पता चल जाएगी। वो टाइट जितना देर हो रहा है वो टाइम चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो यूट्राइन कंट्रैक्शंस और फीटल हार्ट रेट दोनों तालमेल में चलता है, राइट। सो जो नॉर्मल ट्रेसिंग होती है वो 32 वीक्स के बाद में उसको चेक करना इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑलरेडी रेड, बेसलाइन जो हार्ट रेट इतनी होना चाहिए, दैट इज 110 to 160 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, और 5 से 25 बीट्स पर मिनट वेरिएबल हो सकता है। मीन्स 140 है तो 5 माइनस और 5 प्लस, इसमें लगभग प्लस और माइनस बोलता ना, तो ये 5 से 25 बीट्स पर मिनट इज नॉर्मल। सो नॉर्मली नो डिसलरेशन, वही तो पढ़ा ना हम लोग ऑलरेडी। ओके, नो डिसलरेशन मीन्स जो कंट्रैक्शंस होगी उसके साथ यहाँ पर मतलब जो FHR यहाँ पर ऐसे चलते चलते जा रहा है। ओके, पेशेंट को अचानक क्या दर्द होने लगा, ये बढ़ गया, राइट। सो ये वाला जो है हार्ट रेट इसको कम हो रही है, तो ये होना नहीं चाहिए, बट अर्ली इज ओके, अर्ली इज कंसिडरेबल, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जा रहा है, फ्यू सेकेंड्स में हो जा रहा है, दैट इज फाइन। सो दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल। बट अगेन इसमें जो है टू मोर टू और मोर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 मिनट पीरियड में सही हो, मतलब होना चाहिए। सो ये क्या होता है, जैसे पेशेंट को दर्द हो गया, ठीक है, इस प्रकार के हो गया, सो बच्चे को जो हार्ट रेट है वो भी आते से ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 140 बीट्स मान के चलो, इसका 140 बीट्स है। दर्द के लिए भी कुछ प्रेशर होती है, 60 के आसपास में mmHg आसपास में ये होता है, बट बिफोर प्रेगनेंसी उसका 8 mmHg से स्टार्ट होती है, 8 से 15 mmHg बीच में आता है जब बच्चे बढ़ते बढ़ते, फिर बाद में पेन का समय में ये बढ़ता है। ओके, जैसे यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ गया है, राइट, जो हार्ट रेट है ये 15-20 मान के चलो, ये नॉर्मल है, वो भी 15 सेकेंड, 15 बीट्स, वो 15 सेकेंड्स तक उसको लेके जाने से दिस इज नॉर्मल माना जाता है। सो इस प्रकार की मॉनिटर्स रहेगा। सो ये ट्रांसड्यूसर्स कहता है, दिस इज व्हाट अ ट्रांसड्यूसर, इसमें जेली लगा के उसके अपने के ऊपर लगा देगा, और फाइन। ये कहाँ कहाँ लगा रहा है, ओके, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, देखो ये है फंडस में एक तो लगाएगा, फंडस में कहाँ पर लगाएगा, जहां पर यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती है, बिकॉज हम लोग टो को चेक करना है ना।
तो ये यूट्रस है। सो दिस इज यूट्रस। जब लेबर पेन होती है ना, ये कॉर्नर ऑफ यूट्रस से यहाँ पर स्टार्ट होके इस प्रकार की फाइल फाइल के फिर नीचे इस प्रकार के आता है। तो यहाँ पर आसपास में उसको ट्रांसड्यूसर लगाना है। और बच्चे है, ये वाला जो गलत पिक्चर है बेटा, ये वाला जो बच्चे को जो ये है ना चेस्ट है पीछे, ओके, पोस्टीरियर पे। तो यहाँ पर उसको लगा देने से इसका क्लियर उसको हार्ट रेट पता चल जाएगा। ये हार्ट रेट की सेंसर कहते हैं। ओके, प्रोब, ट्रांसड्यूसर। प्रोब होती है और पतली होती है, छोटी होती है, ये ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ओके, इंटरनल जो होती है, इंटरनल में उसको सीधा या इंटरनल में उसको सीधा अंदर लगा देगा और लगा के सीधा मॉनिटरिंग करेगा। ये कब करेगा? जब ये एमनियोटिक फ्लूइड का बैग, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो फट गया, तभी ये करता है। सो इंटरनल में देखो और भी है, क्योंकि एक्सटर्नल इजी है, बहुत ढेर सारे पिक्चर दिखा देगा, इंटरनल में है ही नहीं। एक्चुअली ये विदेश में अभी भी होता है, बट दे प्रेफर मोस्टली एक्सटर्नल। सो एक बार मेरे इंटरव्यू हो रहे थे, यही सवाल पूछा था, इंटरनल है ही नहीं, इंटरनल है ही नहीं, बट कहीं किताब में बोलता है वो इंटरनल मॉनिटरिंग होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये प्रोब अंदर डाल दिया है और यहाँ पर उसको ये लगा दिया, तो FHR उसको पता चल जाएगी। सो दिस इज मोर क्लियर देन दैट। सी, ये इलेक्ट्रोड है। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर लगा दिया, आसपास में। यहाँ पर तो फॉन्टनल्स नहीं है, क्योंकि फॉन्टनल्स में नहीं लगाते हैं, आसपास में लगाते हैं। एंड देन दे विल पुट इट ओवर हियर। वो FHR चेक करेगा इसको। ये है यूट्रस में डाल दिया सीधा। सो ये है टोको चेक करेगा, राइट। सो इसलिए कार्डियो टोपोग्राफी इसी को कहते हैं, दोनों चेक किया जाता है। दिस इज एन इंटरनल मेथड। सो इंटरनल मेथड यूजुअली नहीं करते, क्योंकि ये इन्फेक्शन इंड्यूस कर सकता है। ओके, हम लोग डिसलरेशन के बारे में देखेंगे, बिकॉज डिसलरेशन तो होना ही नहीं चाहिए ना, बट डिसलरेशन के बारे में देखेंगे। सो नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी कितना बोला था? -5, नहीं तो +5 हो सकता है, वो 25 तक जाके ठीक है। सो ये जो बेसलाइन वेरिएबिलिटी, बच्चे जब सोती है, इन्फेक्शन है, हाइपोक्सिया है और कोई अनोमलीज है और मेटर्नल मेडिकेशन से, इसके कारण से उसको बेसलाइन वेरिएबिलिटी में डिक्रीज हो सकता है। बिफोर दैट आई टॉक अबाउट दिस। सी, ये जो देखो नीचे का जो है यूट्रिन कंट्रैक्शन दिया गया, ये है टोको, मीन्स 10 to 15 दिया गया है। यूजुअली नॉर्मल 100 तक होते हैं। मैं दूसरा इमेज में दिखाऊंगी, अगले इमेज में। ये देखो फीटल हार्ट रेट 110 से लेके 160 दिया गया। सो जो माँ की कंट्रैक्शंस होंगे, ये माँ की कंट्रैक्शंस हो रही है, फिर जा रही है, फिर जा रही है, फिर जा रही है, फिर जा रही है, बट एट द सेम टाइम ये देखो, ये वाला जो देखो सीधा डिप्स, इसको डिप्स भी कहते हैं जब ये कम होता है। ओके, जो ये है जो क्या बोलता है, डिप्स 1 डिप्स 2 लिखा है, जो अर्ली डिसलरेशन कहते हैं इसको, क्योंकि देखो ये दोनों इस प्रकार के आना नहीं चाहिए। जब माँ का यूट्राइन कंट्रैक्शंस होगी, वो बच्चों को भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस बढ़ना चाहिए। सॉरी, बच्चों को भी फीटल हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। ओके फाइन। सो अर्ली डिसलरेशन का मतलब है वो स्टार्टिंग की हो गई, एंड लेट डिसलरेशन का मतलब है, देखो यहाँ पर कंट्रैक्शन होने के बाद थोड़ा टाइम दिया गया है। सो लोवेस्ट पॉइंट को नादिर कहता है। ये लैग टाइम का मतलब वही टाइम टेकन फॉर रीचिंग द लोवेस्ट टिप। ओके, सो ये लेट डिसलरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली डिसलरेशन में क्यों होती है? क्योंकि हेड कंप्रेशन के कारण से होता है। सो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि कंट्रैक्शंस निकल गया तो हेड कंप्रेशन भी, मतलब प्रेशर जो पड़ा था वो निकल जाती है। बट लेट कंट्रैक्शन किसके लिए होती है? लेट इसलिए होती है जो प्लासेंटल पैथोलॉजी, मीन्स प्लासेंटल इंसफिशियंसी, यूट्रो प्लासेंटल इंसफिशियंसी, ब्लड पहुंच भी नहीं पा रहे कुछ कुछ बीमारी के कारण से, हो सकता है वो पोस्ट मेच्योरिटी हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, नहीं तो प्लासेंटल अब्रप्शन हो। अब्रप्शन मतलब क्या होता है? प्री मेच्योर सेपरेशन होती है। और एक्सेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो गया। सो नॉर्मली 60 mmHg, यहाँ तो 2500 दिया गया है, बट 60 mmHg तक नॉर्मल है, बट उसके अधिक होगा हाइपर यूट्राइन कंट्रैक्शन कहता है। इंजूडियस, इंजूडियस मतलब एक लिमिट होता है यार ऑक्सीटोसिन देने के लिए भी, बट बात है यहाँ अधिक दे देता है, बहुत ज्यादा अधिक, राइट। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट? यूट्रस फटने के भी चांसेस होता है।
सो रीजनल अनेस्थीसिया दैट इज स्पाइनल एपिड्यूरल अनेस्थीसिया भी एक कारण हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को लो अबगार स्कोर हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लो अबगार स्कोर है वो सेरिब्रल पैल्सी में हो जाएगा। सेरिब्रल पैल्सी ऐसी बीमारी है जो बच्चे कुछ कर भी नहीं पाता है। सो दिस विल बी दैट चार्ट। इसमें लेट डिसेलरेशन विथ लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी, दिस इज लेट से यहाँ पर सीधा आ जाएगा तो वो अर्ली होता है, बट ये बाद में आ रही है लेट। ओके, सो दिस इज व्हाट कार्डियो मीन्स एपचार एंड दिस इज टोको मीन्स यूट्राइन कंट्रैक्शंस। ओके फाइन। सो यहाँ देखो हार्ट रेट, देखो यहाँ पर नॉर्मली कितना जा रहा है 120 120, दिस इज बेस लाइन। जो हार्ट रेट है 120 122, ये बहुत कम है 130, इस प्रकार की बीच रेंज में जा रहा है। जो यूट्राइन कंट्रैक्शन देखो साउथ तक है, ये 50 रेंज में जा रहा है। सो दिस इज नॉर्मल। ओके, सो दिस विल बी द शीट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियोटोकोग्राफी दोनों एक ही मान के चलो, बिकॉज ये एक्सटर्नल है। पेशेंट देखो नाम पे क्लियर है, नॉन स्ट्रेस का मतलब क्या है, पेशेंट स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जहाँ भी वो ओपीडी में आती है उसको बैठना चाहिए 20 मिनट, थोड़ा आराम करना पड़ेगा, तो तब उसको एंग्जाइटी कम हो जाएगी और उसके बाद नॉन स्ट्रेस टेस्ट देखना है। इसमें भी सेम एफएचआर और फीटल मूवमेंट्स की चेक करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कहते हैं इसको। ओके, फीटल हार्ट रेट, फीटल मूवमेंट्स कब बढ़ती है, जब फीटल हार्ट रेट बढ़ेगी तब, तो दैट इज अ हेल्दी फीटस। जब एफएचआर बढ़ेगी और मूवमेंट्स भी बढ़ेगी, फीटल मूवमेंट्स भी बढ़ेगी। सो रिएक्टिव रीअश्योरिंग कहता है, वही तो पढ़ा ना, नॉर्मल इज रिएक्टिव होना चाहिए, रीअश्योरिंग होना चाहिए। अब नॉर्मल होता है नॉन रिएक्टिव और नॉन रीअश्योरिंग। इसमें एक्चुअली 40% बच्चा खत्म हो जाता है। ओके, और रिएक्टिव मतलब वो 20 मिनट 30 मिनट की जो टाइम पीरियड में 2 एक्सेलरेशन होना चाहिए और एक एक्सेलरेशन 15 बीट्स बढ़ना चाहिए उसमें 15 सेकेंड के लिए, राइट। 15 बीट्स 15 सेकेंड इन 20 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में देखना पड़ेगा। सो नॉन रिएक्टिव में वहां पर बच्चे को फीटल रिएक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब एफएचआर वगैरह जो है एक्सेलरेशन के साथ तालमेल नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो टेस्ट कब करना पड़ेगा, 30 वीक्स के बाद उसको चेक करना है, सप्ताह 2 बार में। जब प्रॉब्लम है तो नॉर्मल वुमेन के लिए नहीं चेक करता है, उसको ना कोई बीमारी है, ना कुछ हाइपरटेंशन, ना कुछ डायबिटीज, ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें चेक नहीं किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, बहुत सिंपल है, बट क्विक में उसको रिपोर्ट दिया जाता है। नॉन इन्वेसिव भी है, कोई ना नीडल डाले, ना कुछ सुई लग, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना, दर्द हो जाए, बट ये तो ऊपर ही ऊपर लगा के इसको करता है, इसलिए इट इज इजी। सो साइमल्टेनियसली 2 रिकॉर्डिंग, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ साथ में 2 रिकॉर्डिंग होते हैं, एक एफएचआर होता है, एक यूट्राइन एक्टिविटी का होता है। एफएचआर किसका थ्रू होता है, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी का थ्रू, अलग ही भी कर सकते हैं। डॉपलर डॉपलर अलग ही मशीन आती है जिसमें उसको एफएचआर चेक किया जाए, बट ये जो स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड्स होता है ना, जो यही ट्रांसड्यूसर है, राइट, उसी को अब्डोमेन के ऊपर लगा सकते हैं। और यूट्राइन एक्टिविटी को टोको डायनोमीटर मीन्स, टोको का मतलब क्या है, यूट्रस की कंट्रैक्शंस की मॉनिटर करता है। ये कंट्रैक्शंस जो अच्छे से ट्रेन्ड है तो उसको नॉलेज रहेगा तो वो भी चेक किया जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर नॉर्मल। ओके, सो बट नॉर्मल स्ट्रेस एज अ टेस्ट, वो आएगी, पेशेंट बैठेगी और 20 मिनट के बाद उसको बस उसको चेक किया जाता है। सो ये है उसका, देखो यहाँ पर नॉर्मल जो बेस लाइन है उसके ऊपर जो बड़ी है, दिस इज एक्सेलरेशन। फीटल मूवमेंट्स ऐसी ऐसी आती है, सीधे सीधे लंबा लंबा। ओके, फीटल हार्ट रेट इंड्यूस किया जाता है, बच्चे सो रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी बोलेंगे अरे यार चलो मेरे का मतलब डॉक्टर वहीं पर रहा है, तो वो बोलने थोड़ी वो कुछ करेगा, तो इसलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। इसको बोलते हैं वाइब्रो अक्वेस्टिक स्टिमुलेशन। वाइब्रो मतलब वाइब्रेशन, अक्वेस्टिक मतलब कुछ साउंड के जैसे वो स्टिमुलेट करता है। सो ये एक्चुअली इसको इलेक्ट्रिक लैरिंग्स भी कहता है। ये अब्डोमेन के ऊपर रख देगा, ये स्विच ऑन करेगा, ये क्या करेगा, ये वाइब्रेशन जाएगी
उसके ऊपर बच्चे को ये जो 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप पढ़ा है ना, इसमें नॉन REM स्टेज 1, उसके बाद नॉन 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर लास्ट में REM स्लीप होता है। तो यहाँ से वो सीधा सीधा बच्चे को जगा देगा इसको, तो तब पता चलेगा, बच्चा जगेगा तभी हार्ट रेट भी बहुत सही सलामत में पता चल जाएगी ना। तो वही है। सो प्रेजेंस ऑफ फीट FHR एक्सेलरेशन इंडिकेट्स नॉर्मल ब्लड pH। सो अगेन एक्सेलरेशन यूट्राइन कंट्रैक्शंस के साथ। ओके। दूसरा जो है एक तो वाइब्रो अक्वास्टिक स्टिमुलेशन से कर सकते हैं, दूसरा है फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन से भी करता है। फीटल स्कैल्प को देखो, ये स्कैल्प को पकड़ाया और ये एलिस फोर्सेप्स, कोई भी फोर्सेप्स से भी कर सकता है, नहीं तो PV करता है ना, डिजिटल स्ट्रोक। डिजिट्स मतलब क्या होता है, तो उंगलियां है ना, तो उसका स्ट्रोक लगाएंगे तो उसमें भी बच्चा जग सकता है। नेक्स्ट इज फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग है। ये स्कोरिंग है, ये कोई टेस्ट नहीं है, बट ये स्कोरिंग है। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मास्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे BSc में भी दे हैव आस्क्ड। ओके। सो बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग होता है, मैनिंग 1992 से स्टार्ट किया था, मैंने ये किया। सो या इंडिकेशन क्या है, नॉन रिएक्टिव NST हो गया तो उसी को स्कोरिंग करना पड़ेगा, रिएक्टिव हो गया तो नॉर्मल है ना, नॉन रिएक्टिव हो तभी उसको NST कर सॉरी दिस BP स्कोरिंग करना पड़ेगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी ये बायो फिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग होता है। ये टेस्ट है वीकली करता है जब नॉर्मल NST आती है, ठीक है, हर सप्ताह में एक बार करता है ये NST नॉर्मली आती है तो। बट बात ये है, अब नॉर्मल टेस्ट है, सप्ताह में 2 बार उसको चेक करना है। सो ये 30 मिनट के लिए प्रोसीजर है। नॉर्मल स्कोर 8 से 10 होती है, अब नॉर्मल 0 मतलब 0 नहीं है एब्सोल्युटली, इट्स लेस देन 7 जो भी है इसको स्कोरिंग, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो इस प्रकार की स्कोर होती है। ओके, स्कोरिंग कैसे दिया जाता है, दिस लाइक 2 स्कोर, 1 स्कोर, 0 स्कोर। इसमें 5 चीज होती है। नंबर 1 फीटल ब्रीथिंग होती है, नंबर 2 फीटल रिएक्टिविटी, नंबर 3 उसको जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम की चेक किया जाता है, नंबर 4 इसका फीटल टोन, एंड फाइनली इट इज अ फीटल मूवमेंट। ओके, सो यहाँ की बात है। सो फीटल ब्रीदिंग जो होती है ये है 1 एपिसोड, मतलब एक बार एटलीस्ट उसको 60 सेकेंड तक उसको 30 मिनट का अंदर में लेना चाहिए सांस। सो नॉर्मल कितना, 60 सेकेंड्स एक ब्रेथ होना चाहिए। सो तभी हम फुल स्कोर देंगे। बट यहाँ तो 30 से 60 हुआ, यहाँ तो ब्रीदिंग ही नहीं हुआ, नहीं तो लेस देन 30 सेकेंड हो गया। फीटल रिएक्टिविटी जो होती है, 2 एक्सेलरेशंस 30 मिनट्स में होना चाहिए। 30 मिनट में कितना, 2 एक्सेलरेशंस होना चाहिए। ओके, मतलब जब यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती है उसको हार्ट रेट बढ़ती है, बट यहाँ पर है 1 और 2 होती है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। सो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो यही है, सो एक स्क्वायर में वो 2 सेंटीमीटर और मोर होना चाहिए, बट ये कम है, बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, बट ये लेस देन 1 सेंटीमीटर। फीटल जो टोन है, एटलीस्ट 1 एपिसोड इन्वॉल्व बोथ एक्सट्रीमिटीज एंड स्पाइन, इट्स लाइक मूवमेंट। फीटल टोन इट्स नॉट अ मूवमेंट एक्चुअली, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट ही जैसे ही पता चल जाएगा। ओके, so at least 1 episode involving either extremities or spine, an extension movement of the extremities followed not followed by the return of flexion of this thing. Okay, that's what I told you, tone का मतलब है फ्लेक्शन एंड जो एक्सटेंशन है। सो एक्सटेंशन कब होती है, जब इंसान मर जाता है तो उसका हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी रेसिस्ट करेगा, वो तो सीधा नीचे गिरेगा ना, तो एक्सटेंशन हो जाता है। ग्लासकोकोमा में भी वही पढ़ा है, एक्सटेंशन हो जाता है। ओके, लास्ट में जिसमें स्कोर 0 दिया जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी फीटल टोन में भी यही है। फाइनली जो फीटल मूवमेंट जो है, जो 3 मूवमेंट्स मिनिमम होना चाहिए 30 मिनट में। ओके, दिस इज वी आर चेकिंग थ्रू दी अल्ट्रासोनोग्राफी और सॉरी NST, राइट। सो बट बात यहाँ की बात है, मेक श्योर 3 मूवमेंट्स होना चाहिए 30 मिनट में, बट यहाँ 1 से 2 30 मिनट में, यहाँ तो 0 है, बिकॉज 30 मिनट्स में कोई मूवमेंट्स नहीं है।
इसको कैसे स्कोरिंग करता है, कैसे समझता है? देखो, ये जो है 8 से 10 नॉर्मल स्कोर है। ये लेस फीटल एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है? इट इज ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एस्फिक्सिया में बच्चा सांस नहीं ले पाता है। ओके, सो ये रिपीट वीकली करता है, हर हर एक सप्ताह में उसको जब जरूरत पड़ता है उसका। जो चे स्कोर होती है, इसको क्रॉनिक एस्फिक्सिया होने का चांसेस होती है। तो सपोज वो बच्चे 36 वीक्स के ऊपर है, डिलीवरी करवा देना चाहिए। बट जो एल एस रेशियो है, एल एस रेशियो जो होता है लेसिथिन ऑफ, एक मिनट है, एल ई लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। ओके, ये दोनों जो होता है, ये जो लंग्स की जो एल्वियोले होता है ना, उसका स्टेबिलिटी दिखाया जाता है। क्योंकि जो एल्वियोले की जो ऊपर की जो लेयर पे जो सरफैक्टेंट होती है ना, उसकी मात्रा को ये पता चल जाती है, इसी के थ्रू पता चल जाती है। इसको बोलते हैं एल एस रेशियो। नॉर्मली ये जो एल एस रेशियो है, मतलब लेसिथिन है, नॉर्मली वो है, इट शुड इंक्रीज आफ्टर 35 वीक्स के बाद वो इंक्रीज होना चाहिए। सो इफ लेस नहीं होना चाहिए, सपोज मोर देन 2 है, इट इज नॉर्मल। ओके, सपोज इन केस लेस देन 2 है, तो उसको रिपीट करवाना चाहिए। एंड जो 4 हो रहा है, ये तो ये भी सेम क्रॉनिक एस्फिक्सिया, बट 4 पहुंच गया ना, अल्टीमेटली वो खत्म ही हो जाएगा। इट इज 0 to 2 स्कोर हो गया। सपोज 4 में है, तो मोर देन 36 वीक्स है, डिलीवरी करवा देना चाहिए। एंड इफ लेस देन 32 वीक्स, टेस्ट करके 4 आई मीन 4 to 6 आवर में उसको चेक करना पड़ेगा। बट ये लास्ट में जो है टेस्ट को 120 मिनट्स मीन्स 2 घंटे का जो टेस्ट है, 2 घंटा में करते समय में भी स्कोर 4 ही आ रहा है, इसका मतलब बच्चे को कैसे भी उसको डिलीवरी करवाना चाहिए। सो फाइनली जो नॉर्मल बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग होता है 8 to 10 होती है। अब बाकी में बच्चे को कोई गड़बड़ है। ओके, so the next one is the Doppler ultrasound velocity. Doppler ultrasound velocity का मतलब क्या होता है? स्पीड है, वेलोसिटी, वेलोसिमेट्री कहते हैं। मींस जो ब्लड का जो स्पीड, उसके बारे में देख चेक किया जाएगा, वेदर वो रास्ता में रुका है, क्या है, क्या क्या चेक किया जाएगा। अम्बिलिकल आर्टरी को चेक किया जाएगा और वीनस ब्लड का। ओके, उसका रेसिस्टेंस चेक किया जाएगा, कितनी मतलब आगे क्यों नहीं जा पा रहे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो चेक किया जाएगा। सो ये है वेव फॉर्म में चेक किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगी जो वेव फॉर्म में है। और इसमें क्या चेक किया जाता है? पीक सिस्टोलिक, पीक डायस्टोलिक एंड मीन चेक किया जाता है। 2 फॉर्मूलाज होती है इसका। पल्सटिलिटी का मतलब है वो पल्स के बारे में चेक करता है ना, पल्स। ओके, एंड सेकेंड इज रेसिस्टेंट इंडेक्स। It's not important to know, but it was given, so I thought okay, let me include. So normal pregnancy में जो PI जो RI जो रेशियो होती है ना, वो डिक्रीज होती है जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तब। सो 2 SDs के ऊपर होगी, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली जो वीनस डॉपलर भी होता है, वो तो आर्टेरियल डॉपलर, ये तो वीनस की है। जो यहाँ पर डक्टस वीनोसिस होती है, उसमें चेक किया जाएगा। अम्बिलिकल वेन में भी चेक किया जाएगा। क्या चेक करेंगे उसमें? बच्चे को जो कार्डियक कंप्लायंस है, मतलब हार्ट ढंग से सही सलामत में चल रही नहीं चल रही है, कंट्रैक्ट कर पा रही है, और आफ्टर लोड वगैरह सही चल रही है, वो चेक किया जाएगा। सो दिस इज अ पिक। नॉर्मल देखो इस प्रकार की चलेगी, और जो reduced डायस्टोलिक में, सो इट कम्स टू ऑलमोस्ट डिफरेंस देखो। ओके, सो हियर डिफरेंस देख। और ये तो एब्सेंट और एंड डायस्टोलिक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज द रिवर्स एंड डायस्टोलिक है ये। सो वी आर नॉट गोइंग टू नो अबाउट इट, बट एटलीस्ट नो व्हाट इज नॉर्मल इज। सो द नेक्स्ट टेस्ट है कंट्रैक्शंस स्ट्रेस टेस्ट। कंट्रैक्शन मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शंस की बोल रहे हो, राइट? सो स्ट्रेस टेस्ट होगी। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट भी होगी, बिकॉज इसमें ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है, इसलिए उसको इस प्रकार के दिया गया। इंडिकेशन होता है IUG या नहीं तो पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब 42 वीक्स के ऊपर हो चुकी है।
और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है और नहीं तो डायबिटीज है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें ऑलरेडी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो इन दैट केस उसमें कोई फायदा नहीं है। एंड सिजेरियन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन में भी ये चेक नहीं करेगा, बिकॉज ये करेगा प्रीवियस सिजेरियन में उसको सेकेंड में जो आती है बहुत कम उसको नॉर्मल ट्राई करता है। जो फर्स्ट वाला में LSES हो गया, फिर दूसरा वाला में भी वेजाइनल बर्थ आफ्टर दी सिजेरियन सेक्शन होती है, ये वाला विदेश में होता है, बट हमारे इंडिया में सीधा क्या करेगा, सेकेंड बेबी के लिए वो ऑपरेशन करवा देता है। क्यों? क्योंकि जो स्कार फट जाएगी, अगेन पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, तो इसी को ऑक्सीटोसिन दे दिया तो क्या होगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है फिर रप्चर होने का चांसेस होते हैं, इसलिए। सो प्री टर्म की कोई भी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी ये नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑक्सीटोसिन शुरुआत हो गई तो वो पूरी पूरी खुल जाएगी। और एंटीपर्टम हेमरेज ऑलरेडी उसको ब्लीडिंग हो रही है, उस समय में नहीं देना चाहिए, और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए। सो प्रोसीजर जो होती है 1 ml इंटरनेशनल यूनिट 1 ml ही आती है उसका एम्पियर ऑक्सीटोसिन, बट फ्रिज में रखना पड़ेगा, याद रखना 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस में रखना, तभी उसको सेफ सलामत है। तो ये ऑक्सीटोसिन, यू नो व्हाट, ये ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दूध हम लोग जहाँ भी लेते हैं ना, जो पीने के लिए, चाय पीने के लिए, वहां भी उसी को भी पिटोसन वगैरह लगा देता है। सो दैट्स एक्चुअली लीडिंग टू प्रॉब्लम। ओके, सो ध्यान देना उसको, कभी कभी वही वाला दूध हम लोग भी पी लेते हैं, तो अननेसेसरली हम लोग वही वाला पिटोसिन का दूध भी ले लेते हैं। ओके, जो पिटोसिन बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मीन्स इट इज यूजफुल इन OBG, बट डजंट मीन दैट कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं। ओके, 1 ml 1 m इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट उसको देना है, IV फ्लूइड्स में लगा देगा, IV में डायरेक्टली नहीं लगाएगा, जहां पर IV का प्रॉब्लम इश्यूज है तो IM लगा के छोड़ देगा, बट ये ऑक्सीटोसिन चैलेंज के लिए IV ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें 20 मिनट का अंतर में थोड़ा बढ़ बढ़ के उसको देख सकते क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सो डोज है स्टार्टिंग में जो IV फ्लूइड 500 ml ले लिया, 5% डेक्सट्रोज, ओके। ओके, सो 15 से स्टार्ट करेंगे, 30 स्टार्ट करेंगे, 60 स्टार्ट, सॉरी रिंगर लैटरेट, ओके। सो RL यूज कर सकते हो, 60 तक उसको लेके जा सकता है। एस्केलेटिंग का मतलब धीरे धीरे बढ़ना है, राइट। और इफ नो रेस्पॉन्स 2 यूनिट्स और बढ़ा दो, ओके, सेम कंटिन्यू, और 8 यूनिट्स बढ़ा दो, नो रेस्पॉन्स। सो इन दैट केस वो काम नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है। ओके, सो इसमें चेक किया जाता है नेगेटिव किसको कहते हैं। सो पेशेंट को ऑक्सीटोसिन भी लगा रहे, मॉनिटर भी लगा के रखे रहेगा, तो उसमें बच्चे को लेट और मतलब इतना बड़ा वेरिएशन होता है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है, वही तो 5 से 25 बोला ना, तो उतनी तक होती है। नो लेट और ये नहीं हो, सॉरी नहीं होता है। ओके, सो नथिंग विल बी अब नॉर्मल, वो 5 से 25 तक होते हैं, दैट इज नॉर्मल, बट उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसके कम नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव किसको कहता है, परसिस्टेंट लेट डिसलरेशन, परसिस्टेंट का मीनिंग है कंटिन्यूअस, ओके, उसका डिसलरेशन हो रही है तो विथ यूट्राइन कंट्रैक्शंस, सो वो पॉजिटिव है, तो उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी जब डिलीवरी होता समय में। सस्पिशियस का मतलब डाउट है, वो बीच बीच में नहीं तो लेट है ना तो वेरिएबल डिसलेशन दिख रही है, तब उसको डाउट है, तो बच्चे को हेड कंप्रेशन हो जाए, नहीं तो कुछ और इंसफिशियंसी हो, प्लासेंटल इंसफिशियंसी हो कुछ है, वो देखना पड़ेगा। अनसेटिस्फैक्ट्री होती है, लेस देन 3 कंट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स होती है। और अनप्रेडिक्टेबल ट्रेसिंग, यूजुअली लेबर का समय में तो आई मीन या ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद 10 मिनट में मिनिमम 3 कंट्रैक्शंस होना चाहिए। ओके, यहाँ ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद उसको होना चाहिए, सपोज इन केस लेस देन दैट इट इज अनसेटिस्फैक्टरी। हाइपर स्टिमुलेशन होती है, डिसेलरेशंस विद कंट्रैक्शंस लास्टिंग फॉर 90 सेकेंड्स। ओके, कंट्रैक्शंस ये है जो प्रोबेबली इट डिपर्स, 60 सेकेंड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कंट्रैक्शंस है वो 90 सेकेंड्स तक हो रहा है विथ डिसेलरेशन, सो यूट्रस की जो हाइपर स्टिमुलेशन हो गया। ओके, सो ये है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ये नेगेटिव मींस नो हाई नो कम, सस्पिशियस डाउट के डिसलरेशन हो रही है,
और जो FHR यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है, देखो डिसलरेशंस, लेट डिसलरेशंस और अनसेटिस्फैक्टरी, इस बीच बीच में इट्स नो कंटिन्यूटी। amniotic फ्लूइड वॉल्यूम है, ये चेक किया जाता है इस प्रकार के 4 पॉकेट्स में। और ये किसको डिपेंड करता है amniotic फ्लूइड वॉल्यूम? एज फीटल यूरिन आउटपुट चेक किया जाता है। और पल्मनरी फ्लूइड प्रोडक्शन के बारे में मींस लाइक बच्चे जब पीते हैं ना उस समय में लंग्स में क्या फ्लूइड ही होता है ना, तो वो फ्लूइड प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है, स्वॉलोइंग के लिए भी सब चेक किया जाता है। ओके, सब बच्चे का कोई प्रॉब्लम है पीने में, रास्ता में कहीं प्रॉब्लम है ना, तो किडनी में प्रॉब्लम है, यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ इसको ये करता है। सो डिक्रीजिंग एमनियोटिक फ्लूइड होती है, इसका मतलब फीटल हाइपोक्सिया होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी, नहीं तो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी के कारण से। एक वर्टिकल पॉकेट में 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, 2 सेंटीमीटर इज नॉर्मल एक पॉकेट में। सो ये सम ऑफ द पॉकेट्स में टोटल मिलाकर ये सभी ऐड करेंगे तो इट इज 5 to 25 सेंटीमीटर आसपास में इसको होना चाहिए। सो सपोज लेस देन 5 है तो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पेरीनेटल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक बायोफिजिकल प्रोफाइल। मैंने टेस्ट वगैरह है। सो जो भी टॉपिक से आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना, सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में देख सकते हैं।